इस कार्यक्रम में हम किसी एक खबर के फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम का नाम है हार्ड फैक्ट्स। हमारे साथ होंगे लगातार मीडिया के वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर जी। और आज का विषय है, क्या ईडी की गिरफ्त में आएंगे पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उनके भाई विनय ठाकुर और आईएएस अधिकारी मनीष रंजन। इस विषय पे एक और विषय है कि आखिरकार ईडी के आरोपों में कितना दम है। जो विषय है उसकी मैं आपको जानकारी दूं। झारखंड में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में करीब 200 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। इस घोटाले की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने एजुकेटिंग अथॉरिटी में जो याचिका दाखिल की है उसमें कहा गया है कि इस घोटाले में जो टेंडर होते थे उसका 10% कमीशन के रूप में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर को हिस्सा के रूप में कमीशन के रूप में 10% रुपए वसूली की जाती थी, जिसमें से पूर्व मंत्री तत्कालीन मंत्री झारखंड सरकार के मिथिलेश ठाकुर को भी हिस्सा मिलता था। मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी माना है। विभाग के पूर्व सचिव आईएएस अधिकारी मनीष रंजन की भी जांच के दायरे में है। उनकी पत्नी एक कंपनी में पार्टनर है। उस कंपनी को कोई मानस कुमार नामक व्यक्ति चलाते हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर को ईडी गिरफ्त में लेगी? क्या उनके भाई और पूर्व सचिव मनीष रंजन ईडी के गिरफ्त में होंगे? इसके साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि ईडी ने जो आरोप लगाया है उसमें कितना दम है और इसकी घोटाले को जानकारी, इसके जो हार्ड फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं शकील अख्तर जी, जो इस घोटाले पर काफी दिनों से करीब से नजर रखे हुए हैं और कई सारे रिपोर्ट्स इन्होंने किए हैं। तो हम लोग बात करते हैं शकील जी से। शकील जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या पूर्व मंत्री और उनके भाई विनय ठाकुर, आईएएस मनीष रंजन पर जो आरोप लगे हैं वो कितना गंभीर है? उन पे जो आरोप है उसकी गंभीरता कितनी है? जब तक इन लोगों पे लगा हुआ कोई आरोप अगर गंभीर नहीं होता तो शायद ईडी इनके यहाँ छापा नहीं मारती। इनके यहाँ छापा मारने के जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें कुछ चीज़ें संदेहास्पद हैं जिससे ईडी की कार्रवाई पहली नज़र में सही लगती है। जैसे उनके यहाँ कोड वर्ड में लिखा हुआ ट्रांजैक्शन डिटेल्स मिला है 4 पेज का, सूरत के नाम से, मनीष रंजन के घर पे। तो कोई भी आदमी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, किसी भी तरह का लेन देन अगर कोड वर्ड में लिखता है तो इसका मतलब उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको वो छिपाए रखना चाहता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट ईडी को उनके घर से मिला है और एजुकेटिंग अथॉरिटी ने अभी उन सारे पेपर्स को रिटेन करने के लिए कह दिया है ईडी को कि ईडी वो अभी अपने पास इन चीज़ों को रखेगी जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती है। फिर जब जांच इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी तो क्या फाइंडिंग्स होगा अभी तो नहीं कहा जा सकता। वो ईडी जब इस मामले में अपना प्रोसिक्यूशन कंप्लेन फाइल करेगी कोर्ट में तब उसमें फर्दर डिटेल्स देगी कि सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स हैं 4 पेज में, जिसमें कोड वर्ड में लिखा होता है। तो कोड वर्ड में लिखने का मतलब है किसी ट्रांजैक्शन का कि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आप आम लोगों से छिपाए रखना चाहते हैं, इसीलिए। लेकिन ये तो आईएएस मनीष रंजन के यहाँ जो मिले हैं, विनय ठाकुर और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के यहाँ ईडी को कुछ मिला है? मंत्री के घर पे छापा नहीं मारा था ईडी ने उनके भाई के यहाँ छापा मारा था। उनके यहाँ से कुछ लूज शीट्स मिले हैं, पेजेस वगैरह कुछ मिले हैं। उसमें क्या है इसका डिटेल्स ईडी ने नहीं प्रोवाइड कराया है। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि उनके यहाँ से कुछ पेपर्स मिले हैं और संभवतः उस पेपर्स में जो चीज़ें लिखी हुई होंगी
उसी की बेसिस पे ईडी ने, एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने ये कहा है कि उनका भाई कमीशन के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। एक चीज ईडी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है, क्या खीरवाल नाम लिया है किसी का, कि वो इनके बहुत करीबी हैं मंत्री के भाई के। खीरवाल के यहाँ भी सर्च किया था, उनके यहाँ से पैसे मिले हैं नगद 47 लाख 50 लाख के नगद मिले थे। इसके अलावा जमीन से रिलेटेड पेपर्स मिले हैं। एक आध जमीन तो उन्होंने कुछ है जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास के करीबी है। कुछ जमीन उसमें ऐसा भी है जो आज की तारीख में 5,000 रुपये डिसमिल के रेट पर खरीदी गई। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे संदेह है ईडी को कि उनके भाई मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। और जो अपने आईएएस मनीष रंजन है, इनकी पत्नी की जो कंपनी है सम मीडिया कंपनी, उनकी उसकी क्या सर्च में मनीष रंजन के घर में इनकी वाइफ से रिलेटेड 2 पेपर्स मिले हैं। एक पेपर ये था कि इनकी पत्नी ऑरेंज मीडिया इन्फो प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर है। उसमें दूसरा डायरेक्टर एक मानस नाम का आदमी है। ईडी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि ये मानस जो है वो मनीष रंजन का करीबी बताया जाता है। तो व्यवहारिक तौर पर भी यह सही लगता है। ईडी की रिपोर्ट में जो याचिका है, दूसरी चीज एक और चीज उनके यहाँ से मिली है, जिसमें सैंड क्यूब इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो झारखंड में ही रजिस्टर्ड है। 2017 में संभवतः ये कंपनी बनी है। उसमें उनकी वाइफ लीगल मैनेजर की हैसियत से अपॉइंट हुई है। उनसे अपॉइंटमेंट के रिलेटेड पेपर्स मिले हैं। इससे ज़्यादा डिटेल्स ईडी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं प्रोवाइड कराया है। ये कहा है कि इन मुद्दों पर अभी आगे की जांच जारी है। ईडी ने याचिका में कमीशन जो ली जाती थी और उसका जो बंटवारा होता था उसके बारे में भी कुछ डिटेल नहीं, कमीशन के बंटवारे के सिलसिले में अभी कोई डिटेल्स ईडी ने अपनी रिपोर्ट में नहीं प्रोवाइड की है। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि संतोष ने एक्सेप्ट किया था अपने स्टेटमेंट में, जो पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, कि डिपार्टमेंट में टेंडर वैल्यू का 10% कमीशन के तौर पे वसूला जाता है। एक इंजीनियर का उसमें नाम लिया था इन्होंने, सुरेश या सुधीर समथिंग कुछ नाम था, नाम याद नहीं आ रहा है, कि वो पैसे वसूलता है और उसके बाद पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम संतोष ने बताया जरूर होगा, बट ईडी ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। वैसे ग्रामीण विकास में ईडी ने जो कार्रवाई की थी टेंडर स्कैम में, उसमें ये कहा था कि जो टेंडर वैल्यू का 10% वसूला जाता है वहाँ, उसमें मिनिस्टर का शेयर 1.5% मिलता है। ये उसने अपने प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट संजीव लाल आलमगीर आलम वाले के, हाँ, उसमें टोटल जो कमीशन होता है 1.5% का, मैंने 10% का, उसमें 1.5% मिनिस्टर का शेयर है। तो संभवतः कमीशन जो एक डिपार्टमेंट में जो कमीशन की परंपरा होती है दूसरे में वही सिस्टम होना चाहिए। तो ये अनुमान किया जा सकता है कि यहाँ जो 10% की वसूली होगी, इसमें भी मंत्री का कमीशन 1.5% होता होगा। मतलब 10 का 1.5% एज्यूम किया जा सकता है। लेकिन ग्रामीण विकास वाले में ईडी ने कोर्ट में लिख के सबमिट किया है कि इनको इतना मिलता है। एक जो याचिका है ईडी की, उसमें मिथिलेश ठाकुर के भाई के इन्वेस्टमेंट किसी के जरिए करने की बात कुछ है ऐसी, और नाम लिया है इन्होंने कि वो उनका करीबी है और उनके कुछ इन्वेस्टमेंट के डिटेल्स हैं, बट उसमें अपने पिटीशन में ईडी ने इससे ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है। और अभी जो पिटीशन फाइल हुआ था, इसका बेसिक पर्पस ये था कि सर्च एंड सीजर ऑपरेशन में जिन चीज़ों को ईडी ने जब्त किया था, तो एक्ट में इनके यहाँ प्रोविज़न है कि आप अगर किसी के यहाँ सर्च करते हैं तो जो मटेरियल सीज करते हैं तो आप उसको 6 महीने तक अपने पास रख सकते हैं। उससे आगे उसको अपने पास रखने के लिए, रिटेन करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। तो वो इसके लिए वो अथॉरिटी बना हुआ है। तो इन्होंने अथॉरिटी में फाइल किया था, अपने रीजंस बताए थे कि ये कारण है, इसकी वजह से इन चीज़ों को अभी
हम अपने पास रखना चाहते हैं, हमको परमिट कीजिए। ऑथोरिटी ने जितने लोगों को सर्च किया था, जिनको भी उन्होंने पार्टी बनाया था, सबको नोटिस किया, सबकी बात सुनी। सुनने के बाद ऑथोरिटी ने ये पाया कि नहीं, अभी इन चीज़ों का ईडी के पास रहना ज़रूरी है जांच के पर्पज से, तो वो चीज़ें अभी उसी के कब्जे में रहेंगी, वापस नहीं होगा उनको। जो भी नगद या फिर और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी जब्त किए गए थे। एक चीज जानना चाहेंगे कि ईडी की इस मामले में अब तक जो भी कार्रवाई हुई है, तो इसमें ये सब बातें तो आ रही है कि इतने पैसे इसने लिए, इतने पैसे इसने लिए, इतने पैसे इसने लिए, उस अनुपात में रिकवरी नहीं है। प्लस मनी ट्रेल जो, जैसे दिल्ली के जो शराब घोटाले में मनी ट्रेल की बात बार बार जो कोर्ट पूछ रहा था, वो भी नहीं दिख रहा है। तो इस केस का और ईडी की कार्रवाइयां भी ऐसी अभी नहीं हुई है जिससे लगे कि कहाँ जहां मनी इन्वेस्ट किया गया है उन लोगों को दबोचा गया है, उनको सर्च किया गया है। अभी ये सब एक सवाल है। अभी तो ये जांच इनिशियल स्टेज में है, अभी जांच चली रही है, इसलिए अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर सर्च ऑपरेशन में आपको नकद मिल ही जाए, कैश मिल ही जाए, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन जो ट्रांजैक्शन होता है, कैश का जो लेन देन होता है, तो आजकल तो डिजिटल है, तो जो आपने कैश में किया है वो अलग चीज़ है, बट जो डिजिटल ट्रांसफ़र हुआ है उसका रिकॉर्ड तो मिलेगा, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो उस तरह की चीज़ों की तलाश हो रही होगी, इन्फोर्समेंट कर रही होगी। धन्यवाद सभी, बहुत जानकारी दी। आपका भी धन्यवाद है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।